30, ये हमारा लास्ट था, 31 से डिस्कस करते हैं। कहा ये जा रहा है, ठीक है, हाँ, कहा जा रहा है ग्रामीण परिवार में वास्तविक आय का उदाहरण क्या है? पहला है दूध बेचना, दूसरा घर में उगाई हुई सब्जियां, इसके अलावा आपके पास एक और है जो कि क्या है, जो कि है सैलरी यानी वेतन, और एक आपके पास है किराया। ग्रामीण परिवारों में वास्तविक आय का उदाहरण क्या है? आप आंसर करेंगे कि जो ग्रामीण फैमिलीज हैं उसमें रियल इनकम, और कल हमने बात की थी इनकम कितने प्रकार का होता है, 3 होता है। एक होता है मनी इनकम, मौद्रिक आय, दूसरा होता है रियल यानी कि वास्तविक, और तीसरा होता है आत्मिक यानी कि साइकी इनकम, है ना। तो जो मुद्रा के फॉर्म में मिले वही मौद्रिक है, और उस मुद्रा को खर्च करके या बिना खर्च किए हुए जो आप सेवाओं का, जो आप सुविधाओं का एक निश्चित समय के लिए उपभोग कर रहे हैं उसे ही हम वास्तविक आय कहते हैं, है ना। और फिर उस आय, वास्तविक आय का उपभोग करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपका साइकी इनकम कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर पूछा गया वास्तविक आय का उदाहरण है तो आप आंसर क्या करेंगे? घर पर उगाई गई सब्जियां, आप घर पर ही सब्जी उगा ले रहे हैं, ठीक है, आप घर पर ही कपड़ा सिल ले रहे हैं, आप खुद ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दे रहे हैं, अपने बच्चों को सेल्फ आप पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब आपके वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्या कहा जा रहा है? कहा गया कौन सी आय परिवार की, ठीक है, कौन सी आय परिवार की क्रय शक्ति को सीधे बढ़ाती है? बताइए क्रय शक्ति किसमें होगी? आप कौन सा ऐसा आय का प्रकार है जिसको दे करके आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं? तो हमें बहुत अच्छे से पता है जो मौद्रिक आय होती है उसी में क्रय शक्ति होती है, ठीक है। तो कहा गया कौन सी आय परिवार की क्रय शक्ति को सीधे बढ़ाती है? वास्तविक आय, दूसरा अमौद्रिक आय, तीसरा मौद्रिक आय, और फिर है अप्रत्यक्ष आय। आप आंसर करेंगे मौद्रिक आय जो आपको पैसे के रूप में मिलती है, करेंसी के रूप में मिलती है, उसी में क्या होती है? क्रय शक्ति होती है। आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। आगे देखिए 33, कौन सी आय में मजदूरी और वेतन शामिल है? और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चीज हम एफर्ट करें और हमें मिले, भाई अगर हम शारीरिक श्रम करें तो उसके बदले मुझे मजदूरी मिल रही है ना, और वो मेरा एफर्ट है। ओके, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके बदले मुझे सैलरी मिल रही है, और पढ़ाना क्या है? मेंटल एफर्ट है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज पता है कि जब व्यक्ति स्वयं प्रयत्न करे और उस प्रयत्न के प्रतिफल के स्वरूप उसको जो धनराशि मिल रही है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्न कहते हैं, अर्जित कहते हैं। और जो बिना एफर्ट के मिल रही है, जैसे उपहार मिल गया, पैतृक संपत्ति मिल गई, है ना, ओके, कोई अनुदान मिल गया, तो ये क्या है? ये आपका अनुअर्जित, अनअर्न्ड इनकम हो गई, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 33 का आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए 34, कहा जा रहा है पारिवारिक आय को सबसे स्थिर और निरंतर रूप कौन सा है? बताइए पारिवारिक आय का जो सबसे स्थिर है, मतलब एक बार आ गया वो आय का स्रोत तो हम सिक्योर है कि हाँ आप बहुत दिन तक या जब तक हमारा जीवन काल है नौकरी का तब तक रहेगा, है ना। तो कहा गया पारिवारिक आय का सबसे स्थिर और निरंतर रूप कौन सा है? मजदूरी। आज काम मजदूरी मिली है ना, आज किसी घर काम है, मजदूरी हुई नहीं है तो नहीं हो पाई, है ना। दिवाली वगैरह में या अभी देखिए खेती का समय चला है तो मजदूरी मिलेगी, लेकिन हमेशा तो नहीं मिलती है ना, वो एक अस्थाई, स्थिर और निरंतर नहीं है। जब काम हुआ, जब जरूरत हुई तो लोगों ने मजदूरी के लिए मजदूर को बुलाया, नहीं है तो नहीं हुआ, है ना। बोनस भी तो एक ही बार मिल रहा है वर्ष भर में। देन है आपका रेंट, किराया, और फिर आपके पास है वेतन। आप बताएंगे रेंट, आज कोई है घर में तो रेंट मिल रहा है, हो सकता है वो छोड़ के चला जाए तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, अगर आपको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, तो क्या है? तो ये एक ऐसा है जो आपका कंटिन्यू भी रहेगा जब तक आप जॉब कर रहे हैं, और ये एक स्थिर भी है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि वेतन, सैलरी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्थिर और निरंतर रूप वाली आय है। आगे देखिए आपका एंजल, ठीक है, एंजल्स का उपभोग सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, ओके, आपसे अभी मैंने आपको दिखाया भी था कौन है अर्नेस्ट एंजल, ठीक है। आपने फोटो देखी और उनका जो 3 उनकी बातें हैं वो भी आपने समझी। इसी को अर्नेस्ट एंजल लॉ भी कहा जाता है। और याद है 2021 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया, उपभोग का नियम किसने दिया? आपने आंसर किया था अर्नेस्ट एंजल ने दिया, है ना। किसने दिया था? अर्नेस्ट एंजल ने दिया, ओके। तो अब
अगर कहा जा रहा है कि एंजल्स लॉ ऑफ कंजप्शन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? क्या ये मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, या पारिवारिक व्यय की ये संरचना बता रहे हैं, या उत्पादन फलन को बता रहे हैं, या ये लॉ ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का नियम इन्होंने दिया? तो आप देखिए, हम लोग व्यय की ही तो बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी भोजन पर होने वाला व्यय घट जाता है ना। और फिर जैसे जैसे आय बढ़ेगी स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन जो कि इनका 5वां मद है उस पर क्या होगा, व्यय बढ़ जाएगा, है ना। 5, 10, 15 याद है? ओके। तो कुल मिला करके अगर हम इनकी बात करें तो पहला क्वेश्चन तो यही है जो 2021 में पूछा। और भोग का नियम किसने दिया? तो अर्नेस्ट एंजल ने दिया। कब दिया? 1857 में दिया। कहाँ के हैं? तो जर्मन अर्थशास्त्री हैं ये, ठीक है। तो आपका पारिवारिक व्यय की इन्होंने क्या की है, संरचना बताई है, ठीक। आगे चलते हैं ना। कहा गया कि एंजल का उपभोग सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला, पारिवारिक आय और व्यय का संबंध। दूसरा, उत्पादन लागत, जनसंख्या वृद्धि और पूंजी निवेश। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आय बढ़ेगी, यानी आय के बढ़ने का घटने का संबंध हमारे व्यय से। जैसे जैसे आय बढ़ेगी भोजन पर होने वाला व्यय घटेगा। जैसे जैसे आय बढ़ेगी स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन पर होने वाला जो व्यय है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हम आय और व्यय को क्या कर रहे हैं, उसी को तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं ना, उसी का रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो एंजल का उपभोग सिद्धांत किस पर आधारित है? आप आंसर करेंगे कि एंगल का जो उपभोग का सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? तो पारिवारिक आय और व्यय के संबंध पर ये डिपेंड है, आधारित है, बेस है, ठीक है। कहा गया कि एंगल के अनुसार, एंगल है जैसे ये जो आपका एंजल जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो एंगल जब इसको सीधे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही व्यक्ति है, अलग नहीं है। तो कहा गया एंगल के अनुसार जब पारिवारिक आय बढ़ती है तो क्या होता है, बताइए, ठीक है। आपके पास पहला है आपके पास पहला है भोजन पर व्यय समानुपाती रूप से बढ़ता है। भोजन पर व्यय का अनुपात घटता है। तीसरा है भोजन पर व्यय समान रहता है। भोजन पर व्यय समाप्त हो जाता है। बताइए, जैसे जैसे आप पारिवारिक आय बढ़ेगी क्या हो जाता है, भोजन पर व्यय का अनुपात क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, घटता ही तो है ना। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा। क्लियर? ओके, 37 का हो गया बी। अच्छा, आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मैं लिखूं अर्नेस्ट एंजल के अनुसार भोजन पर व्यय 60% किसका है, ठीक है। मैंने 60% लिखा और फिर मैं यहाँ पर इनके तीनों, इन्होंने 3 समूह लिए थे, है ना। 3 समूह में ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए इनका निम्न समूह हो गया, निम्न आय वाला। बी हो गया एवरेज यानी कि औसत, जिसको हम लोग मध्यम कहते हैं। और तीसरा इनका हो गया हायर इनकम, उच्च ग्रुप। और डी हो गया इनका ए और बी, ठीक। आप आंसर कर दीजिए जल्दी से, सभी लोग आंसर कर लीजिए। हाँ, आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि अर्नेस्ट एंजल ने जो भोजन की बात की है, इन्होंने बोला है कि निम्न वर्ग 60% खर्च करता है भोजन पर अपनी टोटल इनकम का, जबकि जो मध्यम वर्ग है वो 55% खर्च करता है, और जो उच्च वर्ग है वो क्या करता है, 50% खर्च कर। ये लिखा है अर्नेस्ट एंजल के अनुसार भोजन 60%, और आपको बताना है कौन 60% खर्च करता है। तो ये जो आपका निम्न वर्ग है वो 60% खर्च करेगा, जो आपका एवरेज है यानी कि मध्यम वर्ग है वो आपका 55, और जो उच्च कोटि का परिवार है, उच्च आय स्तर वाला है, वो कितना खर्च करेगा, वो 50 करेगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 60, 55, 50 का संबंध किससे है? आप बताते हैं भोजन नाम के मद से है। किससे है? भोजन नाम के मद से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 37, आंसर हमारा बी हो गया। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एंजल का नियम मुख्य रूप से किस प्रकार की वस्तुओं से संबंधित है? बताइए, एंजल का जो नियम है वो मुख्य तौर पर किस प्रकार की वस्तुओं से संबंधित है? पहला है आवश्यक वस्तु, या फिर विलासिता की वस्तु, या फिर इंफीरियर क्वालिटी की वस्तुएं, या फिर कैपिटल गुड यानी कि पूंजीगत। बताइए, आप ये देखिए ना, इन्होंने एक्चुअली, मैंने अभी बताया 3 मत दिए थे,
एक आपका निम्न, दूसरा मध्यम यानी औसत परिवार, और फिर आपका उच्च आय वाला परिवार, ठीक है। लेकिन इन्होंने 5 मद का जिक्र किया था, और जो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, अर्नेस्ट एंजल के द्वारा दिया गया प्रथम मद क्या है, तो प्रथम मद इनका है भोजन, ठीक है, ओके। और एक जो पूछा जाता है पांचवा, या तो पहला ही पूछ लिया जाएगा कि प्रथम मद क्या है, तो आप बताते हैं भोजन, और अगर आखिरी पूछा जाता है तब आप आंसर करते हैं क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन, ठीक, ओके। जबकि अगर हम इनके दूसरे, तीसरे और चौथे की बात करें, जो कि ये बताते हैं कि सब समान रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, परसेंटेज कितनी भी आय ज्यादा हो, व्यय ज्यादा हो, सब समान रहेगा, ठीक है। तो आपका सेकंड है इनका वस्त्र, थर्ड इनका जो है मद है वो है आवास, और जो चौथा मद है वो है प्रकाश, और प्रकाश के साथ क्या है, ईंधन है। यही 5 मद बताए। अब ये बताइए कैसी आवश्यकता है, एक है आपका रोटी, एक है कपड़ा, एक है मकान, तो ये सब आपके क्या है, आपके एसेंशियल है ना, एसेंशियल नीड्स हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यक, ठीक है, नेसेसरी गुड्स आपके हैं। अर्थात इन्होंने किस प्रकार के वस्तुओं की बात की है ना, किस प्रकार की वस्तुओं का समीकरण दिया है, तो इन्होंने आवश्यक वस्तुओं का समीकरण दिया है। क्या मेरी बात क्लियर है? 38 का आंसर हमारा ए हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर होगी मेरी बात। और ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है अर्नेस्ट एंजल का प्रथम मद क्या है, तो भोजन है, अंतिम मद क्या है, तो अंतिम मतलब 5वां मद। अच्छा, एक चीज तो सबसे आसान सुन लीजिए, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अर्नेस्ट एंजल ने टोटल कितने मद दिए हैं, तो आप ये मत करना कि 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, टोटल 7 मद दे दिए, नहीं, इनके 5वें मद में ना ये तीनों है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, इनका 5वां मद है, तो इन्होंने 5 मद दिए हैं, प्रथम आपका भोजन और अंतिम आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 39 कहा गया, एंजल के अनुसार जब आय बढ़ती है तो आराम और विलासिता पर व्यय, आराम विलासिता मतलब समझ रहे हैं, वही जो आपका हेल्थ है ना, एंटरटेनमेंट है, इस पर, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एंजल के अनुसार जब आय बढ़ती है तो आराम और विलासिता पर व्यय क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है कि समान रहता है या शून्य हो जाता है। आप बताएंगे जैसे जैसे आय बढ़ेगी, ये जो इनका 5वां मद है इस पर खर्च क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर बी हो गया। अच्छा, ये चीज तो जरूर देखिएगा, ठीक है, ओके, ये चीज तो जरूर आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन एक ये पूछ जाता है, अर्नेस्ट एंजल की आलोचना किस पर हुई है, तो इन्होंने ना सब सारा जो 100% इनकम थी उसको 100% व्यय है ना आउटगो के साथ डिवाइड कर दिया। मतलब इन्होंने किसकी बात नहीं की है, इन्होंने कहीं पर भी बचत की जिक्र नहीं किया है, ठीक है, इन्होंने बचत का जिक्र नहीं किया, यही इनके नियम की सबसे बड़ी कमी रही है, ठीक है। तो आपका 39 का आंसर हमारा बी हो गया। बाकी कभी पूछा जाए इनकी कमी क्या है, तो इनके नियम की कमी यही है कि इन्होंने कहीं पर भी सेविंग का जिक्र नहीं किया, इंसान जितना कमाया उतना इन्होंने खर्च कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, एंजल का नियम अध्ययन करने में सहायता करता है, किसके अध्ययन करने में सहायता करता है, पहला है उपभोग का पैटर्न, दूसरा उत्पादन प्रक्रिया, तीसरा औद्योगिक विकास या जनसंख्या वृद्धि। तो इनका नियम ही लॉ ऑफ कंजप्शन है। उपभोग के पैटर्न मतलब कैसे कौन खर्च करता है, उपभोग मतलब क्या, व्यय करना है ना, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमने व्यय कर दिया वही उपभोग है। तो बेसिकली आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या किया है, उपभोग का पैटर्न बताया कि हम कैसे कैसे उपभोग कर रहे हैं अपने टोटल इनकम का। आपका 40 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलते हैं 41, बचत सार्थक तब होता है जब, बताइए अगर मान लीजिए आपने बचत की और अगर आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो 110% आपको बचत करना ही होगा, क्योंकि बिना बचत के तो भाई आकस्मिक आवश्यकताएं, भविष्य की आवश्यकताएं, बड़ी आवश्यकताएं ये पूरी नहीं हो पाएंगी, है ना। तो कोई भी मैनेजमेंट अगर हो रहा है मनी रिलेटेड, कैसा भी, डोमेस्टिक हो रहा है, फाइनेंशियल हो रहा है, इकोनॉमिकल हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, इंडस्ट्रियल हो रहा है, तो उसमें सेविंग नेसेसरी होती है, ठीक। तो कहा गया बचत सार्थक तब होती है जब निष्क्रिय रखी जाती है, छिपाई जाए, ठीक है, या तुरंत
कर दी जाए या बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। भाई मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया बचा, तो उस 10 रुपये को मैं ऐसी जगह अपने पास रखूं, कोई फायदा नहीं है ना। ओके, पर्स में बटुए में डाल दूं, जो आपका 2021 में क्वेश्चन था, कोई फायदा नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, वो 10 रुपये 10 ही रुपये रह जाएगा। लेकिन अगर मैं उस 10 रुपये को क्या कर दूं, किसी चीज में लगा दूं, ठीक है, तो फिर वो पैसा हमें और फायदा देगा। हमने लगाया 10 रुपये, लेकिन फायदा हमें 12 रुपये का हुआ, यानी 2 रुपया हमें और बढ़ गया हमारा 10 रुपये से, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, निवेश। पैसे को और पैसे के लिए यूज करना ही क्या है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। कल भी हम पढ़ रहे थे। 41 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। आगे चलिए घरेलू निवेश निर्णयों को प्रभावित करने वाला कारक है। बताइए, आपसे कहा जा रहा है घरेलू निवेश यानी हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, पहला पारिवारिक लक्ष्य और राय, दूसरा केवल सामाजिक स्थिति, तीसरा पड़ोसी की राय, और फिर आपके पास है अनियमित आदतें। अगर हम लोग क्या करें, निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम वो जो निवेश करने का हमारा डिसीजन होगा वो किस फैक्टर पर प्रभावित होगा, आप तुरंत बताएंगे। हमारा पारिवारिक गोल क्या है और हमारी इनकम क्या है। भाई हम निवेश करने के लिए हमें पहले पैसा तो चाहिए, हमारे पास पैसा बचेगा, बचत होगी तब तो हम इन्वेस्ट करेंगे। वर्तमान आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं, है ना, और फिर हम निवेश कहाँ से कर दें। तो आपको आपकी आय और साथ ही साथ आपके परिवार का गोल क्या है, ये दोनों चीजें, ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपके निवेश को क्या करेंगे, निवेश के डिसीजन को प्रभावित करेंगे। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 42 का ए। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट 43 कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा निवेश का विकल्प नहीं है। बताइए कौन सा निवेश का विकल्प नहीं है। निवेश का मतलब होता है बचत करके उस पैसे को ऐसी जगह यूटिलाइज करना कि वो और बढ़े, ठीक है। पहला है आपका म्यूचुअल फंड ले लीजिए, तो ठीक है, हमने जमा किया था 4 लाख रुपए जमा किए, हमें 5 लाख मिल गया, हमारा पैसा ग्रो ही तो हुआ, है ना। तो ये तो हमारा निवेश है। हमने एफडी कर दी, 5 लाख रुपए हमने जमा किए थे 5 साल के लिए, 5 साल पूरा हुआ तो हमें 5 की जगह 6 लाख मिला, हो गया, ये भी निवेश है। हमने ज्वेलरी खरीद ली, आज के 2 साल पहले जिन लोगों ने ज्वेलरी खरीदी थी, सोना चांदी खरीदा था, और आज जो सोना चांदी का रेट है डबल है, पूरा डबल है ना, 2 गुना हो ही गया। तो ऐसे में क्या है, उन्होंने अपना सोना खरीद लिया, है ना। आप उन्होंने अपना सोने का कॉइन ले लिया, चांदी का कॉइन ले लिया, ठीक। तो सोने में उन्होंने निवेश कर दिया, ठीक है, उसका दाम डे बाई डे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब पैसे की जरूरत हो, जब बेचें तो आप उसको जितने में खरीदा उससे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये आपने मनोरंजन व्यय कर दिया तो फिर इसका कुछ पैसा मिलने वाला है, ये निवेश है नहीं, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा निवेश का विकल्प नहीं है, तो मनोरंजन व्यय, ठीक है, यह निवेश का विकल्प नहीं है। थर्ड आपका 44 निम्न में से कौन सा जोखिम मुक्त निवेश है। बताइए कौन सा जोखिम मुक्त, मतलब जिसमें जोखिम नहीं है। पहला है अचल संपत्ति बना लीजिए, डाकघर बचत, पोस्ट ऑफिस, यानी आप एनएससी ले लीजिए, ठीक है। एनएससी जानते हैं ना, पूछा जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कौन देता है, 2021 का भी क्वेश्चन ये रहा है। आप बताएंगे पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये जो आपका पोस्ट ऑफिस है यही एनएससी देता है, यही किसान विकास पत्र देता है, ठीक है। ओके, तो कहा गया कि कौन सा जोखिम मुक्त है। आपके पास है अचल संपत्ति, डाकघर बचत, शेयर में आप लगा दिए तो शेयर तो जोखिम वाला, ये तो हम पढ़ते ही हैं, और फिर आपके पास है म्यूचुअल फंड। आपको बताना है कौन सा जोखिम मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे, आप पोस्ट ऑफिस में डालिए, वो आपका जोखिम मुक्त निवेश है, ठीक है। ओके, क्लियर। आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 45 कहा गया पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में बचत को माना जाता है। बताइए पारिवारिक संसाधन प्रबंधन यानी इन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट सेविंग इज कंसीडर्ड एज, पहला है भविष्य का संसाधन आप इसे कहेंगी, या आप इसे वर्तमान व्यय कहेंगी, या आप निश्चित देनदारी कहेंगी, बर्बादी कहेंगे। तो ये भविष्य का संसाधन है, हम बचाते ही क्यों हैं, भविष्य के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, है ना। तो ये भविष्य का संसाधन है, ठीक है। 45 का आंसर हमारा ए हो गया। 46 देखिए निम्न में से कौन सा उत्पादक निवेश का उदाहरण है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। सोना खरीदना, प्रोडक्टिव मतलब हमने पैसा लगाया है और वहां से हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है, उत्पादन हो रहा है। दूसरा व्यवसाय के लिए सिलाई मशीन खरीदना, यात्रा पे खर्च करना, और कपड़े खरीदना। उत्पादक प्रोडक्टिव मतलब अब हम वहां पे प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ठीक है,
ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसाय के लिए सिलाई मशीन खरीदना। ठीक है, ये एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। 46 का आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा बी हो गया। ठीक है, ओके, मेरी बात क्लियर हो रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कहा क्या जा रहा है, निवेश बचत को किसमें बदल देता है। बताइए, अगर आपने बचत किया है, ठीक है, तो वो और बचत का पैसा आपने निवेश कर दिया, मतलब किसी जगह लगा दिया है, तो ये जो निवेश है ये बचत को किसमें बदल देता है। इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट सेविंग इनटू, आपके पास है संपत्ति में, व्यय में, ऋण में या हानि में। आप बताइए भाई, व्यय थोड़ी है ये, हमने खर्च नहीं किया है, ना ही तो हमने ऋण लिया, ना ये हमारा लॉस है, ये हम अपनी संपत्ति बना रहे हैं, एसेट्स हैं हमारे। ठीक है, आंसर हमारा 47 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हमने एसेट्स अपना रख लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 48, निवेश का अर्थ है, जल्दी से आंसर करिए, निवेश का अर्थ है विलासिता के लिए खर्च करना। आगे देखिए, बचत का उपयोग आय अर्जित करने में करना, बचत की बर्बादी करना, पैसा जमा करके रखना। निवेश का मतलब क्या है, तो जो आपने बचत की है उस बचत का उपयोग आय अर्जित करने में करना, पैसे से पैसा बनाना। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 48 का आंसर हमारा बी हो गया। आगे बढ़िए, 49 का डिस्कशन करते हैं। 49 कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सामूहिक बचत साधन है। बताइए, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा सामूहिक बचत साधन है, जल्दी से आंसर करिए। पहला है स्वयं सहायता समूह। अरे अभी देखिए, आज जब हम लोग पढ़ रहे थे दोपहर में, तो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह के बारे में बात की थी, और हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर में हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो आप ही मुझे याद बता दीजिए, सबसे पहली महिला उद्यमिता यानी कि फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है। ठीक है, और जिसकी कंपनी का नाम क्या है, बायोकॉन है, जो कि एक दवा बनाने की कंपनी है। ठीक है, जिसके बारे में आज दोपहर में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जल्दी से बताइए। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा था, कौन सा, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जो कि एक संगठित प्रयास था, लिज्जत पापड़ देखा था, वो गुजरात की, याद है, जल्दी से नाम बताइए, क्या नाम था उनका, पोपट था ना, जल्दी से नाम याद दिलाइए जरा। हाँ, तो कहा गया निम्न में से कौन सा सामूहिक बचत साधन है। पहला स्वयं सहायता समूह, दूसरा पारिवारिक बचत, व्यक्तिगत आभूषण या दैनिक व्यय, तो स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ओके, आपका 49 का आंसर क्या हो गया, 49 का आंसर हो गया ए। ठीक है, ओके, क्लियर होगी मेरी बात। किरण मजूमदार साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ओके, जी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, ईला भट्ट नहीं है, ईला भट्ट भी है गुजरात की ही, और उनकी सेवा, उनकी यहाँ जो संस्थान है उसका नाम है सेवा। लेकिन अगर सबसे पहली पूछा जाए ना, तो सबसे पहली वुमेन एंटरप्रेन्योर किरण मजूमदार शाह हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और लिज्जत पापड़, याद है, हम लोगों ने आज देखा भी था उनको, लिज्जत की होगी इज्जत, है ना, ओके जी। हाँ, जामनदास बेन पोपट, बहुत बढ़िया, चलिए, ओके, यस। तो आप यहाँ पर देखिए 49 की हमने बात की थी, और निम्न में से कौन सा सामूहिक सामूहिक मतलब जब लोगों, कई लोग मिलके काम कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में, ओके, कहा गया एफडी किसका उदाहरण है, फिक्स डिपॉजिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके पास पहला है नियमित व्यय, दूसरा है आकस्मिक योजनाबद्ध बचत, या फिर अनियोजित साधन। जल्दी से आंसर कर दीजिए। ठीक है, ओके, हाँ, सभी लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए। कहा जा रहा है एफडी किसका उदाहरण है, आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास है नियमित व्यय, दूसरा आकस्मिक आय, तीसरा योजनाबद्ध बचत, और फिर है अनियोजित साधन। आंसर आप क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे एफडी किसका उदाहरण है। तो जो एफडी है ये एक बचत का तरीका है। हम लोगों ने बचत का कई सारा साधन पढ़ा है, जैसे आपका बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, LIC हो गया, है ना, ओके, LIC हो गया, इसके अलावा आपका
बॉन्ड हो गया, ये आपका किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब क्या हैं? ये सब आपके बचत के ही साधन, ये प्रोविडेंट फंड ऑल्सो, ओके, ये सब। और एक क्वेश्चन याद है, वो पिग्मी योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई थी? आपका PYQ है, बताइए। पिग्मी योजना कौन से बैंक से शुरू की गई थी, जो कि बच्चों और महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं के अंदर छोटी बचत की आदत को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। कहा गया FD किसका उदाहरण है? तो ये एक योजनाबद्ध बचत है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो गया? हमारा C हो